अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी कैमरे के बारे में। आईपी कैमरे को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं जब आईपी कैमरा लगता है, और आईपी कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और आईपी कैमरे की सिलेक्शन कैसे की जाती है। क्योंकि आईपी कैमरे को इंस्टॉल करना सबसे ईजी है एनालॉग एचडी कैमरे की निस्बत, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से लोग ज़्यादातर एचडी कैमरा ही इंस्टॉल करते हैं। आईपी कैमरे के अंदर आपको स्मार्ट वर्क करना होता है जो आपके काम को ईजी बनाता है और साथ में आपके क्लाइंट के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है। चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम है आदिल महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्नैपी सर्विलेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपी कैमरे को इंस्टॉल करते हुए कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। एक छोटे से सेटअप का केस स्टडी लेते हैं कि अगर छोटा सा सेटअप आपको 4 कैमरे लगाने हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर आपने 16 कैमरे लगाने हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ लगानी पड़ेगी। और इसके बाद बात करेंगे अगर आपको 16 कैमरों से भी ज़्यादा कैमरे लगाने हैं, मसलन 32 कैमरे लगाने हैं, 64 कैमरे लगाने हैं या 100 कैमरे में जाना है, तो वहाँ पर आपकी कौन कौन सी चीज़ें लग सकती हैं। सबसे पहले एक केस स्टडी लेते हैं कि अगर आपने 4 कैमरे इंस्टॉल करने हैं या फिर 8 कैमरे इंस्टॉल करने हैं तो वहाँ पर आपको आईपी कैमरा लगाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा आईपी कैमरे को। यहाँ पर आप जो भी कैमरा सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्शन होगी आपके क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग या फिर साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कैमरा हो सकता है आपके पास 1 मेगापिक्सल का हो, 2 मेगापिक्सल का हो, 4 मेगापिक्सल का हो, 5 मेगापिक्सल का हो सकता है। वह आपकी सिलेक्शन पर या आपके क्लाइंट के बजट पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैमरा सेलेक्ट करेंगे। कैमरे में आपके पास 2 या 3 टाइप्स के आते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स के कैमरा हैं लेकिन इनके डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट मॉडल हैं, जहाँ डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है वहाँ लगते हैं। इतना हम डीपली हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मली जो लोग एनालॉग एचडी कैमरा से निकलकर आईपी कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं हम इन्हीं लोगों के लिए फ़िलहाल बात करेंगे। इसके बाद जो प्रो लेवल है इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि प्रो लेवल क्या होता है, वहाँ पर किस लेवल के कैमरास लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डूम कैमरा सेलेक्ट करते हैं। एनालॉग में भी आपको डूम कैमरा मिलता है लेकिन आईपी कैमरे में आपको 2 तरह के डूम कैमरास मिलते हैं। एक यहाँ पर वेंडल प्रूफ डूम कैमरा कहलाता है। वेंडल प्रूफ डूम कैमरा क्या होता है, मसलन जैसे डूम कैमरे को हम हाथ से हिला सकते हैं लेकिन वेंडल प्रूफ डूम कैमरे को राइट या लेफ़्ट करने के लिए एलकी की ज़रूरत होती है। आप एलकी के ज़रिए इस कैमरे को फिट करते हैं, इसके बाद इसको हिला जुला नहीं सकते, वापस इसको एलकी लगेगी, इसके बाद वो खुलेगा, फिर आप इसको राइट लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। वेंडल प्रूफ डूम कैमरा कहाँ पर लगाए जाते हैं, जहाँ पर आपकी छत की हाइट बहुत कम हो। अगर कोई सामान वगैरह लेकर जाता है, कोई कैमरे के साथ टकराता है, अगर वहाँ नॉर्मल आईपी डूम कैमरा लगा होगा तो सामान टकराने से वो हिल जाएगा, इस कैमरे का व्यू ख़राब हो जाएगा। वहाँ वेंडल प्रूफ डूम कैमरा सेलेक्ट किया जाता है। डूम कैमरा इंडोर एरिया में लगाए जाते हैं। अगर कैमरे के साथ कोई सामान टकरा भी जाए तो कैमरे का व्यू ख़राब ना होगा, इसलिए जहाँ हाइट कम हो वहाँ वेंडल प्रूफ डूम कैमरा इंस्टॉल किया जाता है। और तीसरा हम यहाँ जो कैमरा यूज़ करते हैं बुलेट कैमरा कहलाता है। ये कैमरा भी आपको सेम टू सेम आईपी कैमराज में मिल जाएगा। आईपी कैमरे में हमें एक और कैमरा मिलता है जो विद ऑडियो कैमरा भी होता है। इसके ज़रिए आप वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें अलग से माइक लगाना नहीं पड़ता, बिल्ट इन माइक लगा होता है। इस तरह के कैमरास भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 4 कैमरे लगाने हैं और कैमरे से कैट 6 केबल मुझे अपने एनवीआर तक लेकर जानी है। अगर आपकी साइट छोटी है तो चारों कैमरों की केबल आपके एनवीआर तक आसानी से आ जाएगी और एनवीआर के पास में लगे स्विच जिसमें कैट 6 केबल के आगे RJ45 कनेक्टर लगते हैं वो इस रेगुलर स्विच में लग जाएगी। याद रहे ये स्ट्रेट केबल कहलाएगी। अब ये स्विच जो है इसमें अलग अलग टाइप्स के स्विच आते हैं। एक स्विच जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और दूसरा स्विच POE स्विच कहलाता है जिसके अंदर स्विच से ही कैमरे को पावर दी जाती है। और तीसरा यहाँ पर जो स्विच आता है वो गीगाबिट स्विच कहलाता है। क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बजट कम से कम लगे, तो यहाँ पर आप 2 तरीके कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका बजट कम करने के लिए कि आप रेगुलर स्विच यूज़ कर सकते हैं जो कैट 6 केबल आपने लिंक की हुई है
ये सिर्फ एक जुगाड़ है, लेकिन चलता है। क्लाइंट का बजट कम हो जाता है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। हमने एक रेगुलर नॉर्मल स्विच ले लिया जो आपने कैट 6 केबल लगाई हुई है। कैट 6 केबल में 8 कोर होती हैं, मतलब 4 पेयर होते हैं। यहाँ पर आपकी कोर 1, 2, 3 और 6 जो 4 कोरें हैं, यानी 2 पेयर डाटा की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और बाकी के जो 2 पेयर हैं यानी 4, 5, 7, 8 वो पावर के लिए यूज़ होते हैं, जिसके ज़रिए हम कैमरे को पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर RJ45 का जो कनेक्टर है वो इस तरह से बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर शुरू के 3 पेयर ले लें और चौथा पेयर जिसमें ब्राउन और लाइट ब्राउन है इसको पावर के लिए छोड़ दें और कैमरे के साइड पर DC कनेक्टर लगा लें और यहाँ पर एक नॉर्मल स्विच लगा लें, क्योंकि नॉर्मल स्विच सस्ता आता है। और यहाँ पर एक पावर सप्लाई भी अलग से लगा दें जो 48 वोल्ट DC की होगी, वो कैमरे को पावर देगी और चारों कैमरों के RJ45 कनेक्टर 5 पोर्ट के स्विच में लग जाएंगे और स्विच की एक पोर्ट से आउटपुट लेकर आप NVR को दे देंगे। अगर आपको 4 कैमरास का व्यू लेना है तो आपको NVR भी 4 चैनल का लेना पड़ेगा, और अगर आपको 8 चैनल का व्यू लेना है तो आपको NVR भी 8 चैनल का लेना पड़ेगा। और फिर NVR का डिस्प्ले लेने के लिए आप वहाँ पर LCD लगा दें जिस पर आप चारों कैमरों का व्यू देख सकते हैं। ये आपका हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना कि मैं DC कनेक्टर लगाऊं, अलग से पावर सप्लाई लगाऊं, तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है कि यहाँ पर आपको POS स्विच लेनी पड़ेगी। ये जो POS स्विच होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, यानी जितने का आपने NVR लिया है इसके आसपास आपको 5 पोर्ट की POS स्विच मिलेगी, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ना तो आपको DC कनेक्टर लगाना पड़ेगा और ना ही अलग से पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके चारों कैमरास POE सपोर्टेड होंगे। तो आप सिर्फ POE स्विच में कैमरास की इनपुट देंगे और एक पोर्ट से NVR को कैमरों की आउटपुट दे देंगे। सिंपल सोल्यूशन है, मोस्ट ऑफली लोगों को एडवाइजेबल है कि आपको यही तरीका करना चाहिए। वो तरीका आपको मैंने इसलिए बताया है कि अगर आप अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे मसले हैं बड़ी मुश्किल से आप अपने क्लाइंट को एनालॉग सेटअप से IP सेटअप में लाए हैं, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हम जब 4 चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बैंडविड्थ होती है वो हमें 4 Mbps की मिलती है, यानी अगर मैं 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगा रहा हूँ तो एक कैमरे की 4 Mbps की बैंडविड्थ मिलेगी। तो 4 कैमरों की बैंडविड्थ मिला के 4 चौके 16 Mbps की बैंडविड्थ हमें मिलेगी। तो मोस्टली जो हमारे पास NVR आते हैं वो 60 Mbps के NVR आते हैं, वो सपोर्ट कर जाएंगे, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब यहाँ बहुत इजी है, कैमरा है, स्विच है और NVR है और डिस्प्ले है, तो आपका छोटा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे थोड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम यहाँ ले लेते हैं कि आपके पास 16 कैमरेज हैं, तो 16 कैमरों के प्रोजेक्ट में क्या होता है, 16 कैमरे अगर आप लगा रहे हैं तो जाहिर है वो साइड थोड़ी बड़ी साइड होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, 4 कैमरे एक साइड पर और 4 कैमरे दूसरी साइड पर और 4 कैमरे तीसरी साइड पर और 4 कैमरे चौथी साइड पर लगा रहे हैं। IP कैमरों में जो हमें बेस्ट चीज़ मिलती है कि हमें NVR तक, मतलब कंट्रोल रूम तक हर कैमरे की केबल नहीं चाहिए होती। तो यहाँ पर बात आ जाती है आपके नेटवर्क डायग्राम के मुताबिक आपकी वायरिंग का सेटअप क्या होगा। आपको तमाम कैमरों के डिस्टेंस की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। पहली सूरत में अगर एक कैमरे की केबल 90 मीटर को क्रॉस कर रही है या 100 मीटर को क्रॉस कर रही है तो एडवाइजेबल ये है कि आप इससे ज़्यादा लेंथ की केबल लेइंग ना करें। इससे पहले आप एक जंक्शन बना लें जहाँ पर एक स्विच लगेगा। यहाँ पर मैं नॉर्मल स्विच एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आप POE स्विच लगाएं या फिर गीगाबिट स्विच लगाएं। अब हम क्या करेंगे कि हर 4 कैमरों के साथ 5 पोर्ट का स्विच लगाएंगे और चारों स्विचों को NVR के पास में लगे कोर स्विच के साथ लिंक कर देंगे और जो कोर स्विच होगा वो गीगाबिट स्विच लगेगा जिसकी बैंडविड्थ 1000 Mbps की होगी। अब यहाँ एक और चीज़ आती है कि अगर मैंने चारों स्विच POE लगाए हैं तो हमें कोर स्विच भी POE लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों स्विचों से आपके कैमरास को पावर मिल रही है, इसलिए कोर स्विच POE लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ नॉर्मल गीगाबिट स्विच लगाएंगे और इसके साथ आपका NVR कनेक्ट हो जाएगा। फिर डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब इस प्रोजेक्ट में आपका क्या लगा, 16 कैमरे यूज़ हुए, 4 POE स्विच यूज़ हुए और आपका नॉर्मल 8 पोर्ट का गीगाबिट स्विच यूज़ हुआ।
एक NVR, इसके अंदर हार्ड ड्राइव और एक LCD डिस्प्ले और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे IP प्रोजेक्ट के अंदर आप IP कैमरों का सिलेक्शन करते हैं, इसके साथ में स्विच का सिलेक्शन करते हैं कि आपने कौन सी स्विच लेनी है, कौन सी स्विच नहीं लेनी, और इसके बाद में NVR का सिलेक्शन करते हैं। अब यहाँ पर भी बिटरेट आते हैं। आपके चारों स्विच 24 Mbps की हैं, तो टोटल 96 Mbps बन रहे हैं। तकरीबन 100 Mbps के आसपास बैंडविड्थ हो रही है, इसलिए कोर स्विच गीगाबिट का लगेगा। आपका 16 चैनल का जो NVR आता है, इसकी बैंडविड्थ कम से कम 160 Mbps होती है। अगर कैमरों की आउटपुट 100 Mbps है तो आपके पास 100 Mbps से कम का NVR नहीं होना चाहिए। अगर आपने 100 Mbps से कम का NVR लिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी, कैमरे स्मूथ नहीं चलेंगे, कैमरे के डिस्प्ले में जर्क आएगा, यानी कैमरे रुक रुक के चलेंगे। अभी तक जो NVR आते हैं इसमें NVR 160 Mbps का होता है, लेकिन बहुत से ब्रांड हैं इससे कम का भी आ सकता है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि हर ब्रांड का NVR 160 Mbps का ही हो। लेकिन अगर 16 कैमरों के सेटअप के लिए NVR लेना है तो वो 100 Mbps से ऊपर का ही हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं आपको ये सब चीज़ें समझाने में कामयाब हो पाया हूँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।